हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान भाग 1 प्रकरण 8 धातु विज्ञान में धातुओं के निष्कर्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते समय धातु के धनायनों द्वारा धातु प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में धातु के धन आयनों का अपचयन होता है, अर्थात धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अपचयन किस प्रकार करना है यह धातु की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अधिक अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बारे में। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है। श्रृंखला के अवरोही क्रम में उनकी अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। उदाहरण पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम ये अभिक्रियाशील धातु हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुओं में उनके बाह्यतम कवच में स्थित इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता अधिक होती है। उदाहरण के लिए अधिक अभिक्रियाशील धातु के तनु अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अति अभिक्रियाशील धातुएं कमरे के तापमान पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होकर जलने लगती हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम। इनके निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटन अपचयन पद्धति का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में धातुएं उनके पिघले हुए क्लोराइड लवणों के अपघटन से प्राप्त की जाती हैं। इस प्रक्रिया में धातु ऋणाग्र पर जमा होती है और क्लोरीन गैस यह धनाग्र पर मुक्त होती है। पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से सोडियम धातु प्राप्त करते समय विद्युत आग्र पर होने वाली अभिक्रिया हम इस प्रकार देख सकते हैं। ऋणाग्र पर सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु का निर्माण करता है, अर्थात सोडियम का अवकरण होता है। इसे अपचयन भी कहते हैं। तथा इसी प्रकार धनाग्र पर क्लोरीन आयन यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्लोरीन गैस मुक्त करती है, अर्थात क्लोरीन का ऑक्सीकरण होता है। इसी प्रकार से बॉक्साइट इस अयस्क से स्थित एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के बारे में। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। एल्यूमिनियम का संकेत है Al, परमाणु क्रमांक है 13, रंग होता है रुपाला सफ़ेद, अर्थात ये सिल्वर कलर का होता है, चांदी के रंग का होता है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है 2, 8, 3 और संयोजकता है 3। संयोजकता 3 क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम के परमाणु में जो बाहर की कक्षा होती है उसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम अभिक्रियाशील धातु होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, क्योंकि जो धातु अधिक क्रियाशील होते हैं उनके बहुत अधिक यौगिक होते हैं। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के पश्चात एल्यूमिनियम यह तीसरा तत्व है जो भूपृष्ठ पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण उसके प्रमुख अयस्क बॉक्साइट द्वारा किया जाता है। बॉक्साइट में 30% से 70% तक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और शेष भाग मृदा अशुद्धि का होता है, जो रेत, सिलिका, आयरन ऑक्साइड इत्यादि से बना होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण 2 सोपानों में किया जाता है। पहला है बॉक्साइट अयस्क का सांद्रीकरण, दूसरा है एल्यूमिना का विद्युत अपघटनी अपचयन। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉक्साइट अयस्क का सांद्रीकरण। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। बॉक्साइट में सिलिका, फेरिक ऑक्साइड और टिटेनियम ऑक्साइड ये अशुद्धियाँ होती हैं। बॉक्साइट का सांद्रीकरण निच्छालन पद्धति द्वारा किया जाता है। निच्छालन की 2 विधियाँ होती हैं। पहला है बेयर की विधि और दूसरा होता है हॉल की विधि। तो पहले हम देखते हैं बेयर की विधि के बारे में। बेयर की विधि में सर्वप्रथम अयस्क को गोलाकार चक्की में पीसा जाता है। तत्पश्चात सार संग्राहक में उच्च दाब पर
2 से 8 घंटे कास्टिक सोडा में अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म कर उसका निच्चालन किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी है, अतः सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घुल जाता है और पानी में घुलनशील सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, अर्थात बॉक्साइट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन द्वारा निच्चालन होता है। इसको हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या दे रहा है हमें, सोडियम एल्यूमिनेट और पानी के अणु। मृदा अशुद्धि में उपस्थित आयन ऑक्साइड यह जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड में अघुलनशील है, तो उसे छान कर अलग करते हैं, परंतु मृदा अशुद्धि में उपस्थित सिलिका जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल सोडियम सिलिकेट का निर्माण करता है। जलीय सोडियम एल्यूमिनेट को पानी में डालकर तनु करते हैं और फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। आइए अब देखते हैं एल्यूमिनियम के निक्षालन की दूसरी विधि, जिसे हॉल की विधि के नाम से भी जाना जाता है। हॉल की विधि में अयस्क का चूर्ण बनाते हैं, तत्पश्चात जलीय सोडियम कार्बोनेट के साथ सार संग्राहक में गर्म करने पर पानी में घुलनशील सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। तत्पश्चात अघुलनशील अशुद्धियों को छानकर इस छन्नित्र को गर्म करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके उसका उदासीनीकरण करते हैं, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसे हम रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, बॉक्साइट प्लस सोडियम कार्बोनेट, ये क्या दे रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ में पानी के अणु। सोडियम एल्यूमिनेट के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तब हमें मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप और सोडियम कार्बोनेट। अब दोनों ही प्रक्रियाओं में प्राप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को छानकर धोकर सुखाते हैं और तत्पश्चात 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करके निस्तापन द्वारा एल्यूमिना प्राप्त करते हैं। इसको हम समीकरण के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर देता है एल्यूमिना प्लस पानी के अणु। अब शुरुआत होती है एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के दूसरे सोपान की। इस पद्धति में पिघली हुई एल्यूमिना के मिश्रण का द्रवणांक 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। स्टील की टंकी में विद्युत अपघटन किया जाता है। इस टंकी के आंतरिक भाग में ग्रेफाइट का स्तर होता है। यह स्तर ऋणाग्र का कार्य करता है। पिघले हुए विद्युत अपघटन में डुबोई हुई कार्बन की छड़ यह धनाग्र का काम करती है, जो कि ग्रेफाइट की बनी होती है। द्रवणांक 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करने के लिए उसमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिलाया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु जमा होती है। पिघली हुई एल्यूमिनियम विद्युत अपघटन से भारी होने के कारण तली में जमा हो जाती है और धनाग्र पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। मुक्त हुई ऑक्सीजन यह कार्बन की छड़ से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन होते समय धनाग्र पर ऑक्सीकरण होता है, अतः समय समय पर उसे बदल दिया जाता है। यहाँ धनाग्र और ऋणाग्र इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। धनाग्र पर ऑक्सीजन आयन यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ऑक्सीजन गैस का निर्माण करती है, जो कि कार्बन की छड़ से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। उसी प्रकार ऋणाग्र पर एल्यूमिनियम आयन यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एल्यूमिनियम धातु का निर्माण करता है। दोस्तों, धनाग्र और ऋणाग्र पर होने वाली अभिक्रिया अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए आप इसकी तैयारी जरूर करिए। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न सोपानों से गुजरते हुए हमें एल्यूमिनियम की शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य भाग में स्थित लोहा, सीसा, तांबा,
जस्ता या मध्यम क्रियाशील हैं। ये धातुएं प्रकृति में सामान्यतः सल्फाइड लवणों के रूप में या कार्बोनेट लवणों के रूप में पाई जाती हैं। धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट की अपेक्षा उनके ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान होता है। अतः सल्फाइड अयस्क को हवा की अधिकता में तीव्रता से गर्म करके उसे ऑक्साइड में रूपांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को भंजन कहते हैं। कार्बोनेट के अयस्क को सीमित हवा में तीव्रता से गर्म कर ऑक्साइड में रूपांतरित करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जस्ते के अयस्क का भर्जन और निस्तापन होते समय निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है। जिंक सल्फाइड को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसे भर्जन कहते हैं। और जिंक कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तब जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसे निस्तापन कहा जाता है। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से निस्तापन और भंजन ये दोनों ही परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इसे आप जरूर तैयार करिए। भंजन और निस्तापन के पश्चात प्राप्त हुए जिंक ऑक्साइड से कार्बन जैसे योग्य अपचायक का उपयोग करके जस्ता प्राप्त करते हैं। इसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये क्या दे रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिंक धातु जो है वो हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हो चुका है। धातु के ऑक्साइड का अपचयन करके धातु प्राप्त करने के लिए कार्बन के अलावा सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम इन जैसी अधिक क्रियाशील धातुओं का भी अपचायक के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि ये धातुएं मध्यम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक में से विस्थापित करती हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ चलाने पर हमें मैग्नीज धातु और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होती है, साथ में ऊष्मा मुक्त होती है। यहाँ पर एक प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया का इस्तेमाल करके शुद्ध प्रकार के धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि शुद्ध प्रकार के धातु प्राप्त किए जाते हैं। उपयुक्त अभिक्रिया के समय बाहर निकलने वाली ऊष्मा इतनी अत्यधिक मात्रा में होती है कि धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण थर्मिट अभिक्रिया है। इसमें आयन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया होकर लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, जिसकी अभिक्रिया हम इस प्रकार लिखते हैं, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गर्म करने पर क्या देता है, आयरन के धातु प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में ऊष्मा। अगला टॉपिक है हमारा कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अभिक्रियाशीलता श्रेणी के निचले सिरे पर स्थित धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती हैं, अतः वे प्रकृति में सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि। साथ ही साथ मुक्त अवस्था वाले तांबे के भंडार बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं, अतः तांबा यह मुख्यतः कॉपर सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। कॉपर सल्फाइड इस अयस्क को केवल हवा में गर्म करने पर तांबा प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग, कॉपर सल्फाइड को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इस कॉपर ऑक्साइड को जब कॉपर सल्फाइड के साथ पुनः गर्म किया जाता है तब हमें मिलता है कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर मुक्त होती है। अगला टॉपिक है धातुओं का शुद्धिकरण। उपयुक्त विविध अपचयन पद्धति से प्राप्त धातुएं बहुत शुद्ध नहीं होती, उनमें अशुद्धियाँ होती हैं। शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए ये अशुद्धियाँ अलग करनी पड़ती हैं। अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन पद्धति का उपयोग करते हैं। अगला टॉपिक है धातु का क्षरण। इमारतों के लोहे के पुराने सरिया, बहुत समय से साफ न किए हुए तांबे के बर्तन, चांदी के गहने या मूर्ति जो हवा में बहुत दिनों से खुली पड़ी है, पुराने पड़े हुए वाहन, इन सभी के ऊपर आपने जंग लगा हुआ अवश्य देखा होगा। ये जंग किस प्रकार लगते हैं, पहले हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर इन वस्तुओं पर जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है इसकी जानकारी भी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने के कारण
बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होता है। अतः लोहे का जंग लगना यह प्रमुख समस्या है। लोहे की आर्द्र हवा के साथ अभिक्रिया होकर उस पर एक लाल भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। इसे ही जंग या रस्ट कहते हैं। तांबे के बर्तन के पृष्ठभाग की आर्द्र हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया होकर उस पर कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की परत जम जाती है, जिससे तांबे की चमक मलिन हो जाती है। इसे पेटिनेशन कहते हैं। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय पश्चात वे काली पड़ जाती हैं, क्योंकि हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड से चांदी की अभिक्रिया होकर सिल्वर सल्फाइड की परत बनती है। एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण होकर उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत बनती है। इन सभी प्रकारों से धातुओं का क्षरण होता है। आगे देखते हैं क्षरण प्रतिबंध के बारे में। धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए विविध पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। करीब करीब सभी पद्धतियों में लोहे पर जंग न लगे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लोहे के क्षरण का दर हम कम कर सकते हैं। धातु का हवा से संपर्क रोककर धातुओं के क्षरण को रोका जा सकता है। यह क्षरण विविध पद्धतियों से किया जा सकता है। कुछ पद्धतियों के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। पहला है धातु के पृष्ठभाग पर किसी पदार्थ की परत चढ़ाना, जिससे हवा की वाष्प और ऑक्सीजन का धातु से संपर्क रोककर उनमें अभिक्रिया न हो पाए। दूसरा, धातु के पृष्ठभाग पर रंग, तेल, ग्रीस या वार्निश की परत लगाकर धातु का क्षरण रोकना। उदाहरण के लिए लोहे का क्षरण इस पद्धति से रोका जा सकता है। केवल रंग या ग्रीस लगाकर हम वस्तुओं पर जंग लगने से स्थायी रूप से संरक्षण नहीं कर सकते। रंग लगाने की पद्धति कुछ कालावधि के लिए ठीक है। वस्तु के पृष्ठभाग पर दिए गए रंग पर यदि खरोंच आ गई और धातु का थोड़ा सा पृष्ठभाग भी हवा के संपर्क में आया तो जंग लगने की प्रक्रिया उस रंग की परत के नीचे शुरू हो जाती है। इसलिए क्षरणकारी धातु पर अक्षरणकारी धातु की परत लगाकर क्षरण को रोका जा सकता है। यह हम निम्न पद्धतियों से कर सकते हैं। इसमें पहला है जस्ते का विलेपन, दूसरा है टीन की परत चढ़ाना, तीसरा है धन आग्रीकरण, चौथा है विद्युत विलेपन और पांचवा है सम्मिश्रीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं जस्ते का विलेपन, जिससे गैल्वनाइजिंग कहते हैं। इस पद्धति में लोहा या इस्पात का क्षरण रोकने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा लोहे की कुछ चमकदार पिनें, पेपर पिन इत्यादि। जस्ता लोहे की अपेक्षा अधिक धन विद्युत है, अतः उसका क्षरण पहले होता है। कभी कभी बारिश की कालावधि के पश्चात जस्ते की परत निकल जाती है और आंतरिक लोहा हवा के संपर्क में आने के कारण जंग लगने की शुरुआत हो जाती है। दूसरा है टीन की परत चढ़ाना। इस पद्धति में पिघली हुई टीन की परत दूसरी धातु पर चढ़ाई जाती है। इसे ही कलई करना कहते हैं। तांबा तथा पीतल के बर्तनों पर क्षरण के कारण हरे रंग की परत जमा हो जाती है। हरे रंग की यह परत विषैली होती है। ऐसे बर्तनों में मट्ठा, कढ़ी या खट्टे पदार्थ रखने पर वे कसैले हो जाते हैं। इसे टालने के लिए ही इन पर टीन की परत चढ़ाई जाती है। अगली पद्धति है धनाग्रीकरण। इस पद्धति में तांबा, एल्यूमिनियम जैसे धातुओं पर विद्युत अपघटन द्वारा उनके ऑक्साइड की पतली मजबूत परत चढ़ाते हैं। इसके लिए तांबा या एल्यूमिनियम की वस्तु धनाग्र के रूप में उपयोग में लाई जाती है। यह ऑक्साइड का लेप संपूर्ण पृष्ठभाग पर एक समान होने के कारण धातु का क्षरण रोकने में उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए जब एल्यूमिनियम का धनाग्रीकरण किया जाता है तब उस पर बनने वाली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत के कारण परत के नीचे के एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ होने वाला संपर्क रुक जाता है। धनाग्रीकरण करते समय ऑक्साइड की अधिक मोटी परत बनाकर यह संरक्षण और बढ़ाया जा सकता है। अगला है विद्युत विलेपन। इस पद्धति में विद्युत अपघटन द्वारा कम अभिक्रियाशील धातु की अधिक अभिक्रियाशील धातु पर परत चढ़ाई जाती है। चांदी विलेपित चम्मच, सोना विलेपित गहने इत्यादि ये विद्युत विलेपन के उदाहरण हैं। अंतिम है सम्मिश्रीकरण। वर्तमान काल में उपयोग में लाए जाने वाले अनेक धातु रूप पदार्थ ये सम्मिश्र स्वरूप के होते हैं। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है धातुओं के क्षरण की तीव्रता को कम करना।
किसी धातु में निश्चित अनुपात में दूसरी धातु या अधातु मिलाकर बनने वाले समांगी मिश्रण को सम्मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्रॉन्ज, ये 90% तांबा और 10% टीन से बना हुआ सम्मिश्रण है। ब्रॉन्ज से बने पुतले धूप व बारिश में भी सुरक्षित रहते हैं। हवा और पानी से दाग न लगने वाला और जंग न लगने वाला स्टील या 74% लोहा, 18% क्रोमियम और 8% कार्बन इससे बनाया गया सम्मिश्रण है। आजकल सिक्के बनाने के लिए विशिष्ट प्रकार के सम्मिश्रण बनाए जाते हैं। सम्मिश्र में एक धातु पारा हो तो उसे पारद सम्मिश्र कहते हैं। सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम इत्यादि। रजत पारद सम्मिश्र का उपयोग अधिकतर दंत चिकित्सक करते हैं। स्वर्ण पारद सम्मिश्र का उपयोग सोने के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म हो चुका है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो के अंत में दे रही हूँ, उसे आप जरूर तैयार करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।